द चैनल बेसिक कोडिंग। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था फंक्शंस होते क्या है, उनका काम क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनको कैसे डिफाइन करते हैं, कॉल करते हैं, क्या वो टास्क कर सकते हैं, रिटर्न और टाइप, रिटर्न और प्रिंट के बारे में। ठीक है, तो वो सारे लेक्चर्स हमने कवर किए थे। ये सब जो पहली बार आ रहे हैं, अगर ये सब आपको सीखना है तो इसके प्रीवियस लेक्चर में और डिस्क्रिप्शन में इसके पिछले लेक्चर का लिंक मैंने दे रखा है, वो आप देखो तो आपको फंक्शन सारा क्लियर हो जाएगा। अब याद करो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था। यहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट डाले थे, हम यहाँ पर कुछ इंट ए इंट बी करके हम कुछ यहाँ पर आर्ग्यूमेंट डाले थे और हम बोलते थे कि ये आर्ग्यूमेंट्स है मेरे। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट्स है ये मेरे। तो अब आज हम पढ़ेंगे इन आर्ग्यूमेंट्स के बारे में पूरा डिटेल में, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, कि आर्ग्यूमेंट्स होते क्या है, इनका काम क्या रहता है, ठीक है, और ये कैसे पास होता है आर्ग्यूमेंट्स यहाँ से यहाँ। तो वो सारी चीजों को आज हम कवर करने वाले हैं। तो हमने एक सिंपल से यहाँ पर पहले एक फंक्शन बना लिया इंट सम, और यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट्स है। आर्ग्यूमेंट्स कितने हैं वो आपको डिसाइड होता है ये कॉमा से। ठीक है, कॉमा के पहले एक आर्ग्यूमेंट्स, कॉमा के बाद एक आर्ग्यूमेंट। सपोज कर लो हम इसके बाद एक और आर्ग्यूमेंट्स ले लेते हैं इंट सी, ताकि किसी को ये डाउट ना रहे कि सिर्फ दो ही होता है। आप यहाँ पर जितने मन उतने आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हो, और जरूरी नहीं है। और ये इंट क्यों लिखा है ये भी हम बताएंगे, ठीक है। पर फिलहाल अभी आप हड़बड़ाना मत, सब चीज हम आपको बताएंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले तो हम इस फंक्शन को इंट सी कर लेते हैं, और सी में हम अपना स्टोर करा लेते हैं, फंक्शन को यहाँ पर कॉल करते हैं, और ये 2, 3 कर लेते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर मेरा फंक्शन जो है वो मेरा कॉल हो रहा है, और फिर हम ये क्या करते हैं, इस सी को हम प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, हमने इस सी को प्रिंट करा दिया, और हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर करते हैं रिटर्न, मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर हम एक और डाल देते हैं। आपको ध्यान रखना पड़ता है कई चीजों का यहाँ पर, और क्या चीज है वो सारे वो हम आपको बताएंगे। आपको टेंशन लेने की किसी भी चीज की जरूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो इसका सम क्या आएगा, तो 5, यहाँ पर 10 आने वाला है, हम देख लेते हैं। 10 आया भाई, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कुछ कुछ चीज, ये सब इग्नोर करना है, ठीक है, ये सब के बारे में भी हम आज पढ़ेंगे। तो देखो मेरा कॉलिंग ऑफ फंक्शन होता क्या है, कॉलिंग ऑफ फंक्शन तो ये मेरा हो गया। अब देखो आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है। आर्ग्यूमेंट्स मेरा होता है, जैसे यहाँ पर मेरे पास एक आर्ग्यूमेंट्स है, यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट्स, और यहाँ पर तीन आर्ग्यूमेंट्स, मतलब यहाँ पर टोटल मेरे पास तीन आर्ग्यूमेंट्स इस फंक्शन के। तो आज से अब एक चीज याद रखना आप, हम यहाँ पर अब आर्ग्यूमेंट्स नहीं बोलेंगे इसे। ठीक है, हम आर्ग्यूमेंट्स नहीं बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे भाई, तो हम इसे बोलेंगे पैरामीटर्स। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स का आपको नया नाम मिल गया एक, पैरामीटर्स। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स नहीं बोलेंगे हम, यहाँ पर पैरामीटर्स बोलेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास कितने पैरामीटर्स हैं, तीन पैरामीटर्स हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, ए बी और सी। और ये सब क्या है, देखो अब एक चीज और, यहाँ पर जो फंक्शन में ये जो कॉलिंग ऑफ फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पर सम 2, 3, 5, और यहाँ पर सम है। अब एक चीज देखो, कॉलिंग, जब आप कॉलिंग ऑफ फंक्शन करते हो तो उसका मतलब आपको होता क्या, आप कॉलिंग से करते क्या हो, आप वैल्यू पास करते हो। ठीक है, तो जो वैल्यू है वो क्या करता है, पहले एक फंक्शन का हम इम्पोर्टेंट सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर देख लेते हैं। फंक्शन का दो काम हो सकता है। क्या, पहला चीज तो कैन टेक अ वैल्यू, मतलब वो कोई वैल्यू ले सकता है यूजर से, जैसे यहाँ पर उसने ए बी और सी के तौर पर वैल्यू लिए हैं यूजर से। ठीक है, मेन फंक्शन से यहाँ पर इसने एक वैल्यू ले रखा है, तीन तीन वैल्यू ए बी और सी में। तो वो फंक्शन वैल्यू ले सकता है, इसलिए हम कैन लिखे हैं, मतलब वो ले भी सकता है नहीं भी ले सकता है। हमने पिछले वीडियो में देखा था जब वैल्यू नहीं ले रहा था, वो ग्रीट वाला फंक्शन में। ठीक है, और दूसरी बात, गिव सम वैल्यू, इसमें कैन नहीं लगाएंगे, ये देता ही देता है वैल्यू, फंक्शन का काम ही है कुछ वैल्यू देना। ठीक है, तो फंक्शन या तो वैल्यू ले सकता है, या तो फंक्शन वैल्यू दे सकता है, या दोनों काम कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरा जो फंक्शन वो वैल्यू ले रहा है, क्या ले रहा है, ए इंट बी इंट सी। तो ये ए बी सी में क्या होगा, ये जो सम में जो 2, 3 और 5 आपने दे रखा है, ये जो 2 है, जब फंक्शन कॉल होगा तो ये जो 2 होगा वो जाके स्टोर हो जाएगा ए में। ठीक है, ये जो 3 है वो जाके स्टोर हो जाएगा बी में, और फिर ये जो 5 है वो जाके स्टोर हो जाएगा सी में, सिक्वेंशियली, याद रखना सिक्वेंशियली। ऐसा नहीं कि 2 बी में चला जाएगा, 3 ए में चला जाएगा, 5 ए में चला जाएगा, 2 सी में चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सिक्वेंशियली होता है।
और फंक्शन कॉल में आप एक चीज ध्यान रखना, आपने यहाँ पर 3 पैरामीटर डिक्लेयर कर रखे हैं, इंट ए बी सी, तो आपको यहाँ पर 3 वैल्यू भी पास करने होंगे। ये जो 3 वैल्यूज हैं 2 3 और 5, ये आपको 3 वैल्यूज पास भी करने होंगे। सपोज कर लो यहाँ पर मैं एक वैल्यू को उड़ा देता हूँ, गैप कर देता हूँ एक वैल्यू को। अब देखना यहाँ पर एरर आएगा, मेरा प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। देखो नहीं चल रहा है, एरर थ्रो कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शन सम, मतलब आपने जो आर्ग्यूमेंट्स पास किए वो बहुत कम है, क्योंकि जो यहाँ पर डिक्लेयर्ड हेयर जो इंट सम है उसने अपने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे हैं और आपने पास सिर्फ 2 ही किया है। तो ये एक एरर है, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जितने पैरामीटर्स है आपको वैल्यू भी उतनी ही पास करनी है। तो जब भी आप कोड करो तो आप यहाँ पर पैरामीटर्स उतने ही बनाओ जितने आपको पास करना है, ठीक है। तो ये मेरा होता है पासिंग ऑफ वैल्यूज। यहाँ से जब फंक्शन कॉल होता है, ये जो 2 3 4 इसमें पास हो जा रहा है, यही मेरा पासिंग ऑफ फंक्शन है, ठीक है। तो अब ये जो इंट ए इंट बी, ये समझते हैं ये क्या है। ये बहुत सिंपल है। आप अगर यहाँ पर इंटीजर वैल्यू पास कर रहे हो ए में, तो इसलिए इसका डेटा टाइप इंट है। बी भी एक इंटीजर वैल्यू है, इसलिए इसका डेटा टाइप इंट है। 4 भी एक इंटीजर वैल्यू है, इसलिए इसका डेटा टाइप इंट है। अब यहाँ पर एक चीज देखते हैं, अगर सपोज कर लो हम इसको बना देते हैं फ्लोट, तो अब हम चाहते हैं जो मेरे सामने वो मेरा फ्लोट में आए। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर सपोज कर लो ये जो 3 है इसको हम फ्लोटिंग पॉइंट बना देते हैं, ठीक है। ये जो बी है, मतलब ये जो सेकंड नंबर है, उसको हम फ्लोटिंग पॉइंट बना देते हैं। तो अगर हम इसको रन करें तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए? आउटपुट मेरे पास आना चाहिए 4 + 3 7 7 + 2 9.0, लेकिन ये नहीं आएगा, एरर थ्रो करेगा। देखो 0 आ गया। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आपने जो ये दे रखा है इंट बी, ये इंटीजर नहीं है भाई। आपको जो वैल्यू आ रहा है वो आपको फ्लोट आ रहा है, इसलिए आपको इसे फ्लोट रखना होगा, ठीक है। अब अगर आप करोगे सम, तो आपको मिलेगा हमारे पास फ्लोट, ठीक है। और यहाँ भी आपको रिटर्न टाइप में भी फ्लोट करना होगा, बिकॉज ये एक फ्लोटिंग पॉइंट रिटर्न करेगा, तो इसका डेटा टाइप फ्लोट हो जाएगा। तो हम इसे रन करते हैं। फिर से 0 आ रहा है, हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर परसेंटेज डी था, यहाँ भी हमें परसेंटेज एफ करना होगा, सब जगह चेंज करना होगा, सब जगह इंटीजर की जगह फ्लोट करना होगा। तो देखो 9.0 हमें मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अगर आपने यहाँ पर एक फ्लोटिंग पॉइंट पास किया है, तो यहाँ भी जो जो भी यहाँ पर वेरिएबल इसका वैल्यू जो लेगा, जैसे यहाँ पर बी ले रहा है 3.0 का वैल्यू, तो इसका डेटा टाइप आपको फ्लोट बताना होगा, ठीक है। तो अब आप समझे यहाँ पर क्या हो रहा है, कि आप जिस भी टाइप का वैल्यू यहाँ पर पास करोगे उस टाइप का आपको यहाँ पर डेटा टाइप बनाना होगा। ये लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। ये पहले भी हम लोग करते आ रहे हैं, जिस टाइप का वैल्यू उस टाइप का डेटा टाइप, ठीक है। तो अभी तक हम समझ गए। तो ये होता है मेरा पासिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। आप ये सारे वैल्यूज को यहाँ पर पास कर रहे हो, ठीक है। जब ये फंक्शन कॉल होगा सम सम, तो ये जो 2 है वो चला जाएगा इंट ए में, ये जो 3.0 है वो चला जाएगा फ्लोट बी में, ये जो 4 है वो चला जाएगा इंट सी में। तो ये इसको हम बोलते हैं पासिंग ऑफ वैल्यू। वैल्यू पास हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पासिंग ऑफ वैल्यू, ठीक है, पास बाय वैल्यू। अब देखो, अब जो मेरा ये जो पैरामीटर है, ये जो पैरामीटर्स है, इसके अंदर वैल्यू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमने दोनों का एग्जांपल देख रखा है, ठीक है। अब हम समझते हैं पैरामीटर्स दो टाइप के होते हैं। पैरामीटर्स होते हैं दो टाइप के, एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल। एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर। हम यहाँ पर लिख देते हैं एक्चुअल पैरामीटर, और एक होता है मेरे पास फॉर्मल पैरामीटर। अब समझते हैं दोनों होता क्या है। एक्चुअल पैरामीटर हम उस पैरामीटर को बोलते हैं जिससे कॉल लगाया जा रहा है। जैसे इस फंक्शन से हम कॉल लगा रहे हैं, तो मेन फंक्शन में जो वैल्यू आता है ना, उसको हम लोग एक्चुअल पैरामीटर बोलते हैं। ये मेरा असली पैरामीटर है, ठीक है। ये जो मेरा है वो मेरा असली पैरामीटर है, और यहाँ जो पैरामीटर्स आ रहे हैं वो मेरे फॉर्मल पैरामीटर है, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं एक्चुअल पैरामीटर, और हम यहाँ पर लिख देते हैं फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। ये मेरा जो है ये मेरा फॉर्मल पैरामीटर है, और ये मेरा एक्चुअल पैरामीटर है। रीजन इसका बहुत सा सिंपल है, क्योंकि भाई यही असली वैल्यू है, ठीक ना। ये जो मेरा फ्लोट है ये मेरा असली वैल्यू है, मतलब फ्लोट कह रहा है, जो ये मेरा फंक्शन आप जो भी यहाँ पर नंबर्स पास कर रहे हो, ये मेरे असली पैरामीटर है। और ये मेरे फॉर्मल है, मतलब ये कुछ समय के लिए रहेंगे। कब तक रहेंगे? जब तक मेरा ये फंक्शन काम कर रहा है, और जब तक ये रिटर्न कर रहा है। रिटर्न कर दिया तो फिर से इसका वैल्यू 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है।
तो ये मेरे एक्चुअल पैरामीटर्स है और ये मेरे फॉर्मल पैरामीटर है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी उसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसको हम हटा लेते हैं कुछ देर के लिए। जैसे हमने यहाँ पर तो खुद से नंबर दे रखा था, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से एक काम करते हैं, इसको सिंप्लिसिटी के लिए वापस से यहाँ पर इंट बना लेते हैं। आप समझ गए होगे अब कि यहाँ पर क्या आ रहा है, इंट सबको रहना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो हम वापस से इसको इंट डी बस जो वो बना लेते हैं इंटीजर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूजर सम इनपुट लेंगे। हम क्या करेंगे, इंट ए बी, ए बी सी नहीं लेते हैं, एक्स वाई जेड लेते हैं, क्योंकि ए बी सी ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है। खैर कोई फायदा नहीं, आप ए बी सी लो फिर भी वो लूप रन करेगा ही, क्योंकि मैंने स्कोप ऑफ वेरिएबल आपको बताया था, जो यहाँ पर डिक्लेयर हो जाता है एक कोड ऑफ ब्लॉक के अंदर, उसका बाहर उसके कोई काम नहीं रहता है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड कर लिया हमने। अब हम क्या करते हैं, प्रिंट एफ करा लेते हैं, एंटर 3 नंबर्स। हम 3 नंबर्स इनपुट कर दो भाई तुम, और साथ ही साथ तुम इसको स्टोर भी करा लो, परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी। और यहाँ पर एम्परसेंड एक्स कॉमा एम्परसेंड वाई कॉमा एम्परसेंड जेड। ठीक है, तो एक्स वाई जेड में मेरा 3 नंबर स्टोर हो गए। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको पास करते हैं। एक्स को हमने यहाँ पर पास किया, वाई को हमने यहाँ पर पास किया, और जेड को हमने यहाँ पर पास किया। ठीक है, कंट्रोल इसे सेव करते हैं। अब आप देखो, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर, ये जो मेरे हैं ये मेरे असली पैरामीटर्स हैं। ठीक है, ये जो मेरा एक्स वाई जेड है ये मेरा असली पैरामीटर है, और ये मेरा फॉर्मल पैरामीटर है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, अब देखो इसका रीजन। पहले हम क्या करते हैं, इसको साथ ही साथ एक चीज करते हैं। यहाँ पर हम एक्स वाई जेड की वैल्यू को प्रिंट करेंगे और ए बी सी की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, और देखते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। प्रिंट परसेंटेज डी थोड़ा सा स्पेस, परसेंटेज डी थोड़ा सा स्पेस, परसेंटेज डी कॉमा में एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। हम एक्स वाई जेड को यहाँ पर प्रिंट कराएंगे, और यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे परसेंटेज डी स्पेस परसेंटेज डी स्पेस परसेंटेज डी। यहाँ पर 5 आ गया, इसको परसेंटेज बना लेते हैं, और यहाँ पर एक लाइन ब्रेक ऐड कर देते हैं, वरना सब गड़बड़ हो जाता है। और यहाँ पर हम अब क्या करते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, अब देखना यहाँ पर होता क्या है। देखो यहाँ पर बोल दिया इसने अनडिक्लेयर्ड, मतलब एबीसी को आपने डिक्लेयर नहीं किया है। ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि हमने तो यहाँ डिक्लेयर कर रखा है। क्योंकि इसका स्कोप ऑफ वेरिएबल जो है वो सिर्फ लिमिटेड है इस कोड ब्लॉक के अंदर, इतने के अंदर, इसके बाहर इसका कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो मेरा ए बी सी इसलिए मेरा फॉर्मल पैरामीटर, एग्जैक्ट रीजन ये नहीं है कि इसलिए फॉर्मल पैरामीटर होता है, लेकिन चूंकि ये जो है ये रैंडम टाइम के लिए होता है। ठीक है, जब इसने रिटर्न कर दिया वैल्यू तो फिर उसका कोई काम नहीं रहता। अब अगर हम रन करें तो मेरे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू को ये इनपुट लेगा, उसका सम निकालेगा, फिर उसको प्रिंट भी कर देगा। सबका सम 9 है और 2 3 4 को प्रिंट भी कर दिया। तो ये मेरा एक्चुअल पैरामीटर है। तो अभी के लिए बस आप इतना समझो ना, कि ये जो मेरा फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल आप लिखोगे ये मेरा फॉर्मल पैरामीटर होता है, और ये मेरा एक्चुअल मतलब असली पैरामीटर होता है। ठीक है, तो अब हम एक और चीज समझते हैं। इसको हम पूरा का पूरा यहाँ पर हटा देते हैं, इस फंक्शन को भी हम यहाँ पर हटा देते हैं। अब हम एक चीज देखेंगे, ये जो एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर हम क्यों बोलते हैं, इसका भी रीजन हम देख लेते हैं। सपोज कर लो हमने यहाँ पर दे दिया इंट, आ गया भाई इंट ए इज इक्वल टू हमने दे रखा है मान लो 3, और फिर हमने b इज इक्वल टू दे रखा मान लो 4। ठीक है, हमने e की वैल्यू को 3 दे दिया और b की वैल्यू को 4 दे दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। इस फंक्शन का हम नाम रख देते हैं void, क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। हम यहाँ पर कर देते हैं क्या, मेरे पास रिवर्स चेंज। ठीक है, चेंज नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं, और इसमें इसने दो वेरिएबल्स को इनपुट लिया है, इंट एक्स कॉमा, आप इंट ए भी ऊपर भी दे सकते हो, क्योंकि उसका जो स्कोप ऑफ यूज है वो सिर्फ इतना ही तक लिमिटेड है। इसके बाहर एक्स और वाई का यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ये एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ पर रहेगा। मतलब अगर आपको यहाँ पर देखो, अब हम कर ही के दिखा देते हैं, यहाँ पर ए है, यहाँ पे बी डाल दिए, तो भी कोई एरर थ्रो नहीं करने वाला है, क्योंकि ये जो ए बी है उसका स्कोप सिर्फ इतना तक है। ठीक है, इतना ही तक वो सीमित है, इसके बाहर इसका कोई काम नहीं है ये ए और बी का।
ठीक है, और यहाँ ए और बी डिफरेंट है, तो दोनों जगह ए और बी है वो डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए हम यहाँ पर एक्स और वाई कर देते हैं। आपको विश्वास नहीं, आप करके देख लेना। अब हम क्या करते हैं, करेंगे यहाँ पर x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 10 कर देंगे। ठीक है, मतलब हमने जो x की वैल्यू है उसको 10 से इंक्रीज कर दिया, और y को भी हम क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू वाई प्लस 10, इसको भी हमने 10 से इंक्रीज कर दिया। अब हम प्रिंट करा देंगे मेरे पास परसेंटेज d कॉमा, कहा गया भाई मेरा x। ठीक है, और लाइन चेंज नहीं करते हैं, एक्स और वाई को हम एक ही लाइन में प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देंगे, परसेंटेज आप टैब भी यूज कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पर कॉमा में वाई, मतलब हम यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू को हम देखेंगे कि चेंज होने के बाद वो क्या हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हम ये फंक्शन को कॉल करेंगे चेंज, और यहाँ पर हम डाल देंगे ए कॉमा बी, और फिर क्या करेंगे, प्रिंटफ करा लेंगे परसेंटेज डी, थोड़ा सा स्पेस, परसेंटेज डी स्लैश एन, और यहाँ पर ए कॉमा बी, और रिटर्न 0 ऑब्वियसली वो रहेगा। अब समझो यहाँ पर हो क्या रहा है, आपने जो यहाँ पर फंक्शन कॉल किया चेंज ए कॉमा बी, तो ये मेरा फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पर चेंज मिल गया हमको, तो ए में जो 3 है वो चला जाएगा एक्स में, मतलब एक्स की वैल्यू हो गई 3, और बी जो है वो चला जाएगा वाई में, यानी वाई की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, तो अब देखो, अब हम क्या करते हैं, ये जब रन करेगा तो x को 10 से इंक्रीज कर देगा, तो मतलब कि x की वैल्यू यहाँ पर जब पास हुआ होगा फंक्शन, तो x की वैल्यू क्या हो गई होगी, 3। ठीक है, और जो y की वैल्यू है वो रही होगी 4। ठीक है, अब इस लाइन पे देखो, इस लाइन पे जब x की वैल्यू को 10 इंक्रीज करोगे आप, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13। ठीक है भाई, और यहाँ जो y की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी मेरे पास 14, नो डाउट। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं कमेंट आउट, और इसको भी हम कर देते हैं कमेंट आउट, इसको भी कमेंट आउट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, ये कैसे आया, पासिंग ऑफ फंक्शन से a और b पास हुआ, तो a की वैल्यू जो 3 थी वो x में चली गई, b की वैल्यू 4 जो थी वो y में चली गई। ठीक है, और यहाँ पर x को हमने 10 से इंक्रीज कर दिया, तो x की वैल्यू हो गई 13, y को 10 से इंक्रीज किया, y की वैल्यू हो गई 14, यहाँ पर माइनस आ गया, इज इक्वल टू रहना चाहिए था। ठीक है, तो ये मेरा x और y का वैल्यू चेंज हो गया। तो अब आप हमको एक चीज बताओ, क्या अगर x और y का वैल्यू यहाँ पर चेंज हो गया, तो ये जो असली a और b वैल्यू है यहाँ पर, क्या ये भी चेंज हो जाएगा? आप सोच के बताओ थोड़ा सा। तो इसका आंसर है नहीं चेंज होता है। क्यों नहीं चेंज होता है, उसका रीजन हम आपको बताते हैं। पहले देखो यहाँ पर, अब ये जब लाइन प्रिंट होगा तो यहाँ पर ये x और y की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं हम, और फिर ये चेंज फंक्शन जब खत्म हो गया, यहाँ पर खत्म हो गया, तो फिर ये लाइन में जब आया, तो फिर हम यहाँ पर देखेंगे वापस से कि मेरा ए और बी जो ओरिजिनल है उसका वैल्यू क्या बदला है या सेम है। तो हम इसे रन करते हैं। देखो एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर 13 और 14 आ गई है जैसे यहाँ चेंज हुआ था, लेकिन जो मेरे असली ए की वैल्यू वो अभी भी 3 एंड 4 है। तो इसका मतलब जो मेरा असली जो वेरिएबल है, असली जो वैल्यू है वो मेरा चेंज नहीं होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझना, कि जो भी चेंज आप यहाँ पर फॉर्मल पैरामीटर, ये जो फॉर्मल पैरामीटर है इसमें आप जो भी चेंज करोगे उससे आपका जो एक्चुअल पैरामीटर है वो इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, ये मेरा इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आप जो भी चेंज इस यहाँ पर कर रहे हो, ठीक है, वेरिएबल आप यहाँ पर चेंज कर रहे हो, आपने दोनों में 10-10 ऐड कर दिया, तो ये जो मेरा असली जो वेरिएबल है उस पर चेंज इफेक्ट नहीं करने वाला है। ठीक है, इस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इसलिए ये मेरा फॉर्मल पैरामीटर कहलाता है, और ये एक्चुअल, क्योंकि आप इसमें कुछ भी चेंज करोगे तो बस वो कुछ टाइम के लिए रहता है, पर असली जो एक्चुअल पैरामीटर है उसमें चेंज नहीं होता है। तो ये है मेरा जो क्या बोलते हैं इसे, ये है जो मेरा, उसे हम कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर। तो आई होप ये आप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप इसे समझ गए होंगे कि आप जो भी चेंज यहाँ पर करोगे वो असली में चेंज नहीं होता है, वो बस इस पर्सपेक्टिव में होता है। ठीक है, तो ये था मेरा एक चीज।
अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं, आप आपने वो चीज पढ़ लिया है ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं है बस। हम करने वाले हैं पास बाय वैल्यू और करेंगे पास बाय रेफरेंस, दोनों अलग अलग चीजें। ठीक है, पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। हम यहाँ पर करते हैं क्या है, हम पहले एक फंक्शन बना लेते हैं वर्ड सम नाम का, वर्ड सम नाम का, और इसमें हम कर देते हैं इंट ए कॉमा इंट बी। ठीक है, और हम यहाँ पर प्रिंटफ, हम यहाँ पर प्रिंटफ करा लेंगे अपना सम इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी कॉमा, और यहाँ पर कर लेंगे ए प्लस बी। ठीक है, अब हम यहाँ पर कॉल करते हैं इस फंक्शन को सम, और यहाँ पर 2,3। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर किया पास बाय वैल्यू, पास बाय वैल्यू मतलब हमने सीधे वैल्यू पास कर दी है। ठीक है, हमने सीधा वैल्यू पास कर दिया है 2 और 3, इंट ए और इंट बी में। ठीक है, तो नो डाउट यहाँ पर जो मेरा आउटपुट है वो मेरा 5 आएगा। ठीक है, ये मेरा होता है पास बाय वैल्यू, जब आप डायरेक्ट वैल्यू पास कर दे रहे हो ए और बी का। ठीक है, ये होता है मेरा पास बाय वैल्यू। अब देखते हैं मेरा पास बाय रेफरेंस क्या होता है। आपने यहाँ पर इंट, यहाँ पर बना लेते हैं एक्स कॉमा वाई नाम के दो वेरिएबल बनाया। आपने इनपुट लिया यूजर से, नहीं यहाँ पर इनपुट नहीं लेते हैं, छोड़ो अभी। एक्स को 2 डाल दिया और वाई को आपने 8 डाल दिया। ठीक है, तो अब हम ये जो पूरा लाइन है इसको कर लेते हैं पूरा का पूरा एक्सक्लूड, मतलब इसको कमेंट आउट कर देते हैं और सम कर देते हैं यहाँ पर फिर से एक्स कॉमा वाई। अब हम इसको रन करते हैं, इसका भी नो डाउट आंसर मेरे पास 10 आएगा। ठीक है, तो ये होता है मेरा पास बाय रेफरेंस। जब रेफरेंस का मतलब क्या होता है, रेफरेंस का मतलब होता है एड्रेस। ठीक है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू नहीं पास कर रहे हो, आप यहाँ पर क्या पास कर रहे हो, आप यहाँ पर पास कर रहे हो एड्रेस। एड्रेस किसका, एक्स और वाई का। तो जो मेरा वेरिएबल है एक्स और वाई, उसमें जो भी मेरे पास वैल्यू रहेगा, जैसे यहाँ पर 2 और 8 है, वो पास हो जाएगा। तो जब आप डायरेक्ट नंबर्स पास कर दे रहे हो तो वो पास बाय वैल्यू कहलाता है। जब आप वेरिएबल्स पास करते हो तो वो पास बाय रेफरेंस कहलाता है, बिकॉज यहाँ पर आप एड्रेस दे रहे हो, सिर्फ किसका एड्रेस, एक्स और वाई का। अब एक्स और वाई में क्या है मेरे पास, 2 और 8। तो ये होता है मेरा पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। ठीक है, तो इसको भी हम कर लेते हैं कमेंट आउट। अब एक इम्पोर्टेंट चीज क्या, तो इम्पोर्टेंट चीज ये है मेरे पास कि इसको हम पहले हटाते हैं और रिटर्न के बारे में हम जानते हैं कि रिटर्न जो है फंक्शन, उसका बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है कि वो कैसे वर्क करता है। हम यहाँ पर दे देते हैं इंट सी इज इक्वल टू सम, और यहाँ पर हम ब्रैकेट में अपना डाल देते हैं 2,3, मतलब ये 2 और 3 मेरे पास, अभी समझ लो एक्स और वाई पास करते हैं, ऑलरेडी यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है इसलिए। अब हम यहाँ पर करते हैं क्या है, रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, कंट्रोल से सेव। तो यहाँ पर इसको सी को आउटपुट भी करा लेते हैं, सम इज इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा सी। तो जो मेरा आंसर है वो आपको पता है ऑलरेडी कि यहाँ पर 10 आने वाला है। यहाँ पर अच्छा, इंट सी को हमने डेटा टाइप नहीं बता रखा है, इंट सी है भाई ये। फिर से रन करते हैं, नो डाउट 10 आएगा। ठीक है, लेकिन हम, ये मुद्दा मेरा ये नहीं है, मेरा मुद्दा ये है कि ये जो रिटर्न है वो वर्क कैसे कर रहा है आखिर यहाँ पर। तो रिटर्न जो है वो ए प्लस बी रिटर्न कर दे रहा है। ठीक है, तो आपने एक्स और वाई को पास किया है, मतलब 2 और 8 को पास किया है, तो 2 + 8 10, तो 10 को रिटर्न कर दिया। रिटर्न के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक फंक्शन में, एक फंक्शन में, ध्यान से सुनना, एक फंक्शन में एक ही रिटर्न हो सकता है। ठीक है, एक फंक्शन में मेरे पास एक ही रिटर्न हो सकता है। अब ये भी डिपेंड करता है, रिटर्न बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन उनमें से कोई एक ही वर्क करना चाहिए। जैसे सपोज कर लो आपने यहाँ पर रिटर्न कर दिया फिर से एक स्टेटमेंट ए इंटू बी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल और बना लेते हैं, उसमें हम इंट डी इज इक्वल टू क्या कर लेते हैं, सम एक्स कॉमा वाई डाल देते हैं। अब सम मतलब ये नहीं कि ये सम ही कर सकता है, ये बस नाम है, यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है,
तो ये जो है वो रिटर्न ए इंटू बी भी करेगा, रिटर्न ए प्लस बी, ये दोनों नहीं कर सकता है। और ये जो लाइन है हम इसको नीचे कॉपी कर लेते हैं और सी की जगह हम डी प्रिंट करा देते हैं। तो अब ये दोनों रिटर्न काम नहीं करेगा, देखना आप। ठीक है, ये सम ही दो बार रिटर्न कर दे रहा है। हाँ अब सही है, देखो अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पर दो बार रन किया, लेकिन भाई ये ऐसा नहीं है, ये दो बार रन यहाँ पर नहीं किया है। आपने पहले ये कॉल किया है int c इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, तो ये रिटर्न कर गया यहाँ पर। तो इसने जब यहाँ पर रिटर्न कर दिया एक्स प्लस वाई, उसके बाद ये जो a इंटू बी है इसको इसने रिटर्न नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए मेरे पास ये सम जो 10 है वो इसके लिए प्रिंट हो रहा है। ठीक है, और ये जो सम 10 है वो इसके लिए प्रिंट हो रहा है मेरे पास। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक और चीज कर लेते हैं। सपोज कर लो इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पर इसको हम हटा ही देते हैं। अब देखो, अब क्या ये सी में ये a प्लस बी रिटर्न होगा या a इंटू बी? ठीक है, तो दोनों तो नहीं हो सकता है भाई। क्यों दोनों नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर a प्लस बी भी चला गया, a इंटू बी भी चला गया, तो मेरा वेरिएबल स्टोर आखिर क्या करेगा? तो इसलिए जो पहला रिटर्न होता है वही मेरे पास एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने ये सम को, अब हम क्या करेंगे, ये रिटर्न को ऊपर कर देंगे, a इंटू बी को हमने ऊपर कर दिया, तब देखना ये वाला रिटर्न वर्क करेगा, ये रिटर्न वर्क नहीं करेगा। अच्छा, हमने यहाँ पर कुछ सेलेक्ट करके रखा था इसलिए, चलिए इसे रन करते हैं। सम मेरे पास आ रहा है 16। ठीक है, ये सम नहीं एक्चुअली प्रोडक्ट है, 2 इंटू 8 का 16, चूंकि यहाँ पर मैंने सम लिखा है इसलिए सम दिखा रहा है, खैर वो सब आपको पता है। तो देखो ये इंटू वाला पहले रिटर्न कर रहा है, ए प्लस बी फिर वर्क नहीं कर रहा है। तो एक फंक्शन में एक ही रिटर्न हो सकता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एक फंक्शन में एक ही रिटर्न हो सकता है। ठीक है, अब ये भी डिपेंड करता है बहुत जगह पर। जैसे हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम यहाँ पर मीन कर देते हैं। ठीक है, ये मेरा मीन फंक्शन है। अब हम इसको हटाते हैं और यहाँ पर भी हम कॉल कर लेते हैं फंक्शन को मीन। ठीक है, और हम यहाँ पर अब डायरेक्टली प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, बार बार हम ये सब एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं लगाएंगे, आप डायरेक्टली भी ऐसे प्रिंट करा सकते हो। और यहाँ पर हम लगाएंगे सेमीकोलन और इसके अंदर हम डालेंगे मेरे पास परसेंटेज डी, फिर एक कॉमा। ठीक है, तो अब मिनिमम ऑफ, ये फंक्शन मेरा क्या करेगा, वो मिनिमम ऑफ एक्स एंड वाई मेरे को निकाल के दे देगा। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इफ अगर मेरा जो ए है वो मेरा अगर ग्रेटर देन, अगर मेरा ए जो है वो मेरा अगर लेस देन बी रहे, तो तुम्हें क्या करना भाई, तुम्हें रिटर्न करना है मेरे पास ए, क्योंकि ए मेरे पास स्मॉलेस्ट हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है एल्स, तो तुम्हें रिटर्न करना है बी। तो अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर मेरे पास दो दो रिटर्न आ रहे हैं। तो अब आप बोलोगे कि मैंने तो बताया था भाई कि एक बार में एक ही रिटर्न आ सकता है। तो आ तो दो रहे हैं, लेकिन क्या दोनों एक साथ रन कर सकता है? कभी भी ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा जो इफ एल्स है यहाँ पर, या तो ये एग्जीक्यूट होगा या तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, दोनों तो एक साथ नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा आउटपुट देखना क्या आएगा, वो मेरे पास आएगा टू। टू, क्योंकि ये मिनिमम है। यहाँ पर फंक्शन कॉल लगा एक्स और वाई को, तो 2 और 8 यहाँ चल गया। क्या मेरा 2 लेस देन 8 है? हाँ भाई, तो रिटर्न ए हो गया। इसलिए मेरे पास यहाँ पर ए आ गया, तो मेरे पास ए का वैल्यू जो है वो 2 वो प्रिंट हो जा रहा है। तो ये था मेरा रिटर्न के बारे में। ठीक है, कि एक फंक्शन में एक ही रिटर्न हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर होगा भी तो कुछ ऐसा कंडीशन में होगा, मतलब एक से ज्यादा रिटर्न हो सकते हैं लेकिन काम सिर्फ एक ही करेगा, एक ही फंक्शनल होगा एक बार में। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये लास्ट इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है इस लेक्चर का, उसके बाद इस लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करेंगे। यहाँ पर देखो, ये जो एक्स और वाई है ये मेरा एक्चुअल पैरामीटर है। तो एक्चुअल पैरामीटर में क्या होता है, इन एक्चुअल पैरामीटर यू नीड नॉट स्पेसिफाई द डेटा टाइप। इसका मतलब ये कि आपको ये बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पर कि इंट एक्स और इंट वाई है। ठीक है, देखो यहाँ पर ऑलरेडी दिखा रहा है इंट एक्स और इंट वाई। तो आपको एक्चुअल पैरामीटर में जो डेटा टाइप है वो लिखना जरूरी नहीं है कि एक्चुअल पैरामीटर का जो मेरा डेटा टाइप है वो क्या है। ठीक है, पहले एक चीज। दूसरी ये चीज कि इन मेरा जो फॉर्मल पैरामीटर है, इन फॉर्मल पैरामीटर यू नीड टू स्पेसिफाई, सॉरी, you need to specify the data type,
मतलब फॉर्मल पैरामीटर में आपको ये बताना कंपलसरी है कि आपका डेटा टाइप है क्या। अब ऐसा क्यों हम बोलते हैं? ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्चुअल पैरामीटर को तो हम ऑलरेडी जान रहे हैं कि भाई वो इंट है एक्स और वाई। ठीक है, मतलब जो मेरा एक्स और वाई है, ये जो मेरा एक्चुअल पैरामीटर है, वो प्रोग्राम को पता है कि वो इंट है, यहाँ पर हमने डिक्लेयर कर रखा है। अगर अगर आपने यहाँ पर इंट को यहाँ पर हटा दिया, ठीक है, इंट को आपने हटा दिया, तो आप खुद बताओ कि प्रोग्राम को कैसे पता चलेगा कि मेरे पास ये जो ए और बी है वो मेरा इंट डेटा टाइप है? कैसे पता चलेगा? आपने तो कहीं डिक्लेयर ही नहीं किया है। एक्स और वाई के बारे में से पता है, यहाँ पर आपने डिक्लेयर कर रखा है, इसलिए आपको बार बार बताना जरूरी नहीं है कि मेरा ये जो एक्स और वाई पास कर रहे हो आप वो इंट है। इसलिए आपको एक्चुअल पैरामीटर में डेटा टाइप बताना जरूरी नहीं होता है, लेकिन फॉर्मल में आपको बताना कंपलसरी है, नहीं तो प्रोग्राम को पता कैसे चले कि वो कौन सा डेटा टाइप है? आपने तो कहीं बताया ही नहीं है। यहाँ पर आप बता रहे हो इंट ए और बी, मतलब इंट जो मेरा ए है वो भी इंट है और बी है वो भी मेरे पास इंट है। तो इसलिए आपको फॉर्मल पैरामीटर में ये बताना जरूरी होता है कि आपका डेटा टाइप, जो फॉर्मल पैरामीटर का डेटा टाइप है, वो कौन सा है। ठीक है, तो ये आई होप एक बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन था हमारा जो, क्या इसे बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स है उसका। ठीक है, अब एक लास्ट चीज, आपका जो फंक्शन है वो या तो कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले सकता है और कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकता है। मतलब या तो ना ही वो आर्गुमेंट ले रहा है ना ही वो रिटर्न कर रहा है। जैसे हमने यहाँ पर देखा था वॉइड ग्रीट को, ठीक है, पिछले प्रोग्राम में हमने देखा था ग्रीट को। तो ग्रीट में क्या था, हमने फंक्शन बनाया था, लेकिन ये फंक्शन के अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स हमने पास नहीं किया था। नो आर्ग्यूमेंट सेटिस्फाइड बाई नो रिटर्न, मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। अब देखो, नो रिटर्न का मतलब ये नहीं कि ये कुछ प्रिंट भी नहीं कर सकता। प्रिंट कर सकता है, लेकिन कुछ रिटर्न जो कीवर्ड है वो यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टूडियो डॉट एच को इंक्लूड कर लेते हैं, इसलिए वो सजेशन शो ही नहीं कर रहा। इंक्लूड स्टूडियो, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो हमने इंक्लूड कर लिया स्टूडियो डॉट एच को। अब हम प्रिंटफ का यूज आसानी से कर सकते हैं। आ गया भाई मेरा प्रिंटफ, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो अभी हम इसको कॉल वॉल नहीं करेंगे, हम आपको बस बता रहे हैं कि ये सब जो मैंने लिखा था इसका मतलब क्या है। आपका जो फंक्शन है, तो ये पहला टाइप है मेरा। ये फंक्शन ना ही कुछ इनपुट ले रहा है, यहाँ पर देखो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, ना ही ये कुछ रिटर्न कर रहा है। रिटर्न मतलब ये वाला रिटर्न, ये वाला रिटर्न। ठीक है, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, ये बस यहीं पर प्रिंट कर दे रहा है। तो आपका फंक्शन जो है वो ना, या तो ना ही कुछ आर्ग्यूमेंट ले ना ही कुछ रिटर्न करे, तो ये मेरा एक पहला टाइप का फंक्शन हो सकता है। दूसरा टाइप का, आपका फंक्शन आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है लेकिन कुछ रिटर्न कर दे रहा है। जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या कर देंगे, मान लो हम रिटर्न कर दे रहे हैं 5। ठीक है, रैंडमली कुछ भी रिटर्न कर दिया हमने। तो आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, आपका जो फंक्शन है वो कुछ एज आर्ग्यूमेंट कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन रिटर्न कर दे रहा है 5। तो ये एक हो सकता है, नो आर्ग्यूमेंट और रिटर्न। फिर ठीक है, फिर है मेरे पास थर्ड टाइप, आर्ग्यूमेंट ले लेकिन कुछ रिटर्न ना करे। तो मान लो हम यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में इंट ए कॉमा बी ले लेते हैं, इंट ए कॉमा इंट बी ले लेते हैं, और फिर जो रिटर्न कर दे हम रिटर्न, रिटर्न नहीं, नो रिटर्न है ना। अच्छा ठीक है, तो हम यहाँ पर यहीं पर हम प्रिंट करा दे, रिटर्न नहीं करे भाई, हम यहीं पर प्रिंट करा दें सम इज इक्वल्स टू, अरे भाई, सम इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी और कॉमा डाल के ए प्लस बी। तो देखो यहाँ पर हमने आर्ग्यूमेंट्स लिया, ठीक है, आर्ग्यूमेंट ले रखा हमने इंट ए और बी, लेकिन हम यहाँ पर कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं। रिटर्न कीवर्ड दिख रहा है आपको? ये वाला कीवर्ड आपको कहीं पे दिख रहा है? रिटर्न नहीं दिख रहा, मतलब यहाँ पर हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा थर्ड टाइप। अब मेरा फोर्थ टाइप है, आर्ग्यूमेंट भी ले और रिटर्न भी करे। तो हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर सिंपली कर देंगे रिटर्न ए प्लस बी। मतलब ये जो मेरा फंक्शन है वो आर्ग्यूमेंट भी एक्सेप्ट कर रहा है और कुछ रिटर्न भी कर रहा है। ठीक है, तो ये था मेरा ये 4 लाइन का मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो मेरा खत्म होता है पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन फंक्शन के बारे में। पर फंक्शन इतना ही नहीं होता, फंक्शन में कुछ और एडवांस कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे रिकर्जन हो गया। तो रिकर्जन हम अभी नहीं देखेंगे। फिलहाल के लिए फंक्शन आपको मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये अभी के लिए जरूरी है। ठीक है, अब फंक्शन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, क्योंकि ये लेक्चर ऑलरेडी लंबा जा चुका है। 2-3 ही क्वेश्चन मैं आपको लूंगा फंक्शंस के, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शंस आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, अपने दोस्तों को बताना। यहाँ पर सी का पूरा कोर्स चल रहा है।
आप आगे से देख सकते हो अगर आपको सी सीखने में इंटरेस्ट है तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।